देखिए, बिहार में नवादा में दलित बस्ती के जलाने को लेकर राजनीति गर्म है। बिहार में नीतीश और बीजेपी की सरकार अब सियासी विरोधियों के निशाने पर आ गई है। नवादा में हुई हिंसा पर आरजेडी के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार में मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर जोरदार अटैक किया है। लालू का कहना है जीतन राम मांझी भ्रम फैलाते हैं, जाति व्यवस्था पर हमला करते हैं। लालू ने कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया था कि नवादा कांड जो हुआ है इसके लिए यादव जाति से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं और इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव की तरफ से जोरदार हमला ये कहते हुए किया गया है कि जीतन राम मांझी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सुनिए। जीतन मांझी बिल्कुल गुमराह है और दिग्भ्रमित कर रहा है समाज को, देश को। जांच होना चाहिए। जात व्यवस्था पर वो हमला हमेशा करते रहते हैं। इसको मैं देखूंगा और मैं पता करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ और उचित कार्रवाई करेंगे। तो जीतन राम मांझी पर पलटवार करते हुए लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे। दरअसल जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया था कि नवादा में जो हिंसा हुई है उसके पीछे यादव समाज के लोग हैं। महागठबंधन ने हिंसा की साजिश रची है और आरजेडी अब लगातार मांझी के इस बयान को लेकर उन पर पलटवार कर रही है। फॉलो अप एक्शन में 12 या 13 लोगों को पकड़ा गया है जो सब यादव जाति के हैं। तो हम विरोधी दल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें वो लोग भी आते हैं, तो उन लोगों को पकड़ा गया है और करीब उसमें 50 ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ने की आवश्यकता है। उस पर तेजी से कार्रवाई वहाँ कर रहे हैं। अगर मांझी जी कह रहे हैं तो इसका मतलब संतुलन खो बैठे। मांझी जी आप केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है आपने। संविधान की शपथ लेकर के इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां अगर आप कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्या साहब यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, या ये काला धब्बा है? उस स्लोगन पे तय करना है पीएम को। नवादा हिंसा को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है। कांग्रेस कह रही है कि नवादा में जो हुआ है वो जंगल राज का नमूना है बिहार में। वहीं बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। से छत छीन जा चुकी है, दबंगों द्वारा छीनी जा चुकी है। जंगल राज नहीं है तो और क्या है? केंद्र सरकार भाजपा की, राज्य सरकार भाजपा की मिलीजुली सरकार, उसके बाद ये 21वीं शताब्दी के तथाकथित न्यू इंडिया में हो रहा है जहां दलितों के साथ इस तरह का अत्याचार। प्रधानमंत्री चुप। अब जैसे मणिपुर नहीं जाएंगे, यहां भी नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र जो महागठबंधन पूर्ववर्ती सरकार के जो सत्ता से बाहर होने का एक कुनबा उनका जो है कि अंगड़ाई ले रहा है कि समाज में भाईचारा को बिगाड़ करके, नफरत की भाव फैला करके, जिस तरह से उनके माता पिता 15 साल वर्ग संघर्ष करा करके, दलितों को निर्मम हत्या करा करके, झुंगी झोपड़ियों में आग लगा करके उन्होंने सत्ता शासन चलाया है, वही सपना उनके पुत्र जी देख रहे हैं। शायद इसका ये संकेत देखने को मिल रहा है। तो ये सियासी आर पार का दौर जारी है और इस बीच जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, नवादा हिंसा पर राहुल गांधी का बयान भी आया है। बिहार में बहुजनों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये कहना है राहुल गांधी का। बिहार में दलित टोल जला देना एक डरावनी बात है। बिहार सरकार सो रही है। ये नवादा में जो कांड हुआ है, दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया है और इसी को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस तरीके से दलितों की बस्ती जला देना बेहद डरावना है। बिहार सरकार सो रही है, ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कटघरे में बिहार सरकार को खड़ा किया जा रहा है। बिहार सरकार मतलब जेडीयू बीजेपी एनडीए की गठबंधन सरकार। तो घर जले हैं दलितों के और इसी को लेकर ये सुलगती राजनीति जिसकी लपटें अब बयानों के जरिए उठती हुई सुनाई पड़ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। और इस सब में अब राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है। तो सीधे कटघरे में प्रधानमंत्री को खड़ा करते हुए राहुल गांधी नवादा कांड को लेकर अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उनका मौन जो है वो षड्यंत्र की स्वीकृति दिखा रहा है।
नवादा हिंसा को लेकर 15 आरोपी अभी तक सरकार ने गिरफ्तार किए हैं। दलित बस्ती में भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है हिंसा के बाद, लेकिन ये सब कुछ किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब हालात जो है वो नियंत्रण में आ गए हैं। दरअसल कल रात नवादा में दलितों की ये बस्ती, जहां 30 घर आग के हवाले कर दिए गए, 30 घर जला दिए गए। जमीन विवाद में दबंगों ने दलित बस्ती को फूंक डाला। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस समय मौजूद हैं और जरा शशांक से जानते हैं। शशांक, कल रात की घटना है नवादा में, आज की सुबह तस्वीर कैसी है? देखिए, पुलिस के अनुसार 25 से 30 घर जलाए गए हैं, जबकि ग्रामीणों का दावा है कि 80 घरों को आग के हवाले किया गया है। अभी हालात नियंत्रण में है। मुख्य आरोपी है नंदू पासवान। तो नंदू पासवान समेत 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। 3 देसी कट्टा एवं खोखा जो है वो बरामद किया गया है। 1995 से ही एक लंबित जमीन का मामला है, विवाद है, वही घटना का कारण बताया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स गांव में तैनात है, लेकिन जिनका नुकसान होना था वो तो हो चुका है। जो नंदू पासवान है, उनका परिवार कह रहा है कि नहीं, इनको फंसाया जा रहा है। ऐसा, वो कल स्पॉट पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी है हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, घटना स्थल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना है। ग्रामीण लगातार दावा कर रहे हैं कि हम लोग फोन करते रह गए, थाने पर भी गए, लेकिन कोई आया नहीं। सो पुलिस जो है 1 से 1.5 घंटे के बाद आई है। तो ये जो तथाकथित सुशासन की सरकार है बिहार में, वो भी सवालों के घेरे में है। क्या नीतीश से गृह विभाग नहीं संभल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन एक के बाद एक बड़ी घटनाएं जो हैं वो बिहार में होती जा रही हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो घटना जहां पे हुई है, ये सरकारी यहाँ पर अब बिहार यहाँ पे सरकार जो, और नीतीश कुमार की जा रही है, उसमें सुशासन की सरकार को लेकर सवाल, ये तो बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि अब तो सीधे सीधे बिहार में जंगल राज, इसको लेकर सियासी तौर पर घेराबंदी नीतीश कुमार की जा रही है। और ऐसे में जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि महज 2 किलोमीटर के फासले पर पुलिस थाना, और पुलिस को यहां मौके पर पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है, वो भी तब जबकि न सिर्फ इस दलित बस्ती के लोग पुलिस को फोन कर करके गुहार लगा रहे थे, बल्कि खुद भी पुलिस थाने पहुंचते हैं और तब भी पुलिस सोती रहती है। ऐसे में ये 15 आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर तो अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन इस तरीके के निकम्मे पुलिस वाले, उन पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया? उनको लेकर भी क्या स्थानीय लोगों में यहां पर नाराजगी है? शशांक, बिल्कुल, पुलिस को लेके लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई जो पीड़ित हैं, उन लोगों का कहना है कि कई बार पहले हम लोग थाने में जाके आवेदन दिए थे कि हम लोगों को खतरा है, सुरक्षा दी जाए, लेकिन हम लोगों की सुनी नहीं गई। पुलिस अगर पहले अलर्ट मोड में रहती तो हमारे घरों को आग के हवाले नहीं किया जाता। तो स्थानीय लोग जो हैं, जो पीड़ित हैं, वो तो पुलिस को लेकर आक्रोशित हैं। और यही सवाल हमने यहाँ के वरीय अधिकारियों से किया, तो उन्होंने कहा कि क्या पुलिस वाले नहीं सुनते थे लोगों की? हम इसकी जांच कराएंगे और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये खाना पूर्ति वाली बात है। ग्रामीणों का आरोप है पुलिस 1 से 1.5 घंटा लेट आई, लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि पुलिस की टीम 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच गई थी। लेकिन ग्रामीण जो है इस बात को नकार रहे हैं। तो सीधा सीधा अब एक सवाल उठ रहा है कि क्या सीएम नीतीश से बिहार का गृह विभाग नहीं संभल रहा है? सीधे सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय नजर आ रहे हैं इस नवादा कांड के बाद। बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूं, जरा हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र लॉन्च कर दिया गया आज। रोहतक में जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, उन्हीं ने संकल्प पत्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया। हरियाणा के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 20 वादे किए हैं। हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा, लाडो लक्ष्मी योजना, 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करने का वादा। अभी जो हरियाणा सरकार का फैसला है 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद, उसे जारी रखा जाएगा। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा और 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार मुहैया कराएगी बीजेपी सरकार अगर सत्ता में आएगी तो। 20 बड़े वादे जो इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने किए हैं। कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने
और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है, उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है, और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। आगे बढ़े हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने जोरदार हमला बोला है। अयोध्या में एसपी दीप नहीं जलाने देती थी, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच आर पार का सिलसिला लगातार जारी है। कभी अखिलेश यादव की तरफ से सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया जाता है, कभी योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार को लिया जाता है निशाने पर। और उसी क्रम में ये नया बयान सामने आया है योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर हमला। बहनों और भाइयों, 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई थी, किस कदर अराजकता फैलाई थी। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। और वहीं अखिलेश यादव भी लगातार निशाना साध रहे हैं योगी सरकार पर। इनकाउंटर वाला मुद्दा एक बार फिर से अखिलेश यादव ने उसे लेकर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश में ठोकर नीति चल रही है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। मठाधीश सीएम से कोई उम्मीद नहीं है। मैंने संत सन्यासी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जब से बीजेपी हारी, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जोरदार हमला योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का। इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूं माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल है कि आपको लगता है कि सरकार आपके विधायकों पे भी, आपके कार्यकर्ताओं पे बदले कार्रवाई कर रही है? जाहिद बेग जो आपके एमएलए हैं, उनकी नौकरानी की मौत पर अमेंडमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया गया, उनकी पत्नी पर। तो ये बहुत दुखद है कि अगर ऐसी घटना हुई है कहीं, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में।
ये पहले दिन से स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए, और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है? फिर चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी बहुत खर्चा होता है, और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। अखिलेश यादव का करारा वार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आप सुन रहे थे। मैं आगे बढ़ रही हूं, महाराष्ट्र का रुख करेंगे, जहां इसी साल के अंत में आप जानते हैं विधानसभा चुनाव होने हैं। महाअघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। 3 दिन की बैठक में सबसे पहले जो मुंबई की 36 विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर चर्चा हुई है, और सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि 36 में से 20 सीट पर उद्धव गुट, 18 पर कांग्रेस, 7 पर शरद पवार की एनसीपी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। तो अब सहमति किस तरीके से बन पाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो 36 सीटें हैं उस पर दावे सबके अपने अपने हैं। इसमें सबसे बड़ा दावा जो है वो उद्धव गुट की तरफ से किया जा रहा है 20 सीट पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद हैं। मृत्युंजय, मुंबई की सीटें 36 हैं और यहां पर बड़े बड़े दावे महाविकास अघाड़ी के सभी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में सहमति किस तरीके से बनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अपनी डिमांड से कुछ ना कुछ समझौता तो करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा समझौता किसे करना पड़ सकता है? देखिए रुमाना, निश्चित तौर पर समझौता तो तीनों को ही मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि पेच जो है वो 6 सीट पर फंसा हुआ है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से डिमांड है, उद्धव गुट ज़्यादा सीटें मुंबई में लड़ना चाहता है 20 सीटों पर, कांग्रेस 18 सीट पर लड़ना चाहती है और शरद पवार गुट 7 सीट पर, और एक समाजवादी पार्टी, चूँकि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है 36 सीट में 46 को एडजस्ट किया जाए। तो आपको बता दूं कि ये 365 365 का आंकड़ा फंस रहा है। अब ये 365 क्या है वो भी आपको बता दें। 3 सीटें मुंबई की ऐसी है जहां पर तीनों दल लड़ना चाहते हैं। वो सीटें हैं कुर्ला की हैं, वर्सोवा की सीट है और घाटकोपर की सीट है। ये इन 3 सीटों पर तीनों ही दल लड़ना चाहते हैं, तो वहां पर पेच फंसा हुआ है। 6 क्या है, 6 पर 2 पार्टियां हैं, उद्धव गुट और कांग्रेस। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये दोनों लड़ना चाहती हैं और दोनों के बीच में इसी को लेकर रस्साकसी चल रही है। और 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये तीनों नहीं लड़ना चाहते हैं। अब आप कहेंगे मुंबई की 5 सीटों पर ये 3 क्यों बचना चाहते हैं, तो ये 5 सीटें बीजेपी की गढ़ मानी जाती हैं। मालबार हिल का एरिया हो गया, मुलुंड का एरिया हो गया, चारकोप का एरिया हो गया, ये जो सीटें हैं ये बीजेपी की गढ़ मानी जाती हैं। और अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए वहाँ पर बीजेपी की जीत, बीजेपी का जो मार्जिन था वहाँ पर असेंबली सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा था। तो ये पेच फंसा हुआ है। हालांकि अब तीनों को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर शरद पवार गुट की ताकत मुंबई में कम है, तो वो 7 सीटें तभी भी मांग रहे हैं, लेकिन उसमें से शायद संभवतः वो 5 सीट पर या 4 सीट पर आएंगे। कांग्रेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस पर उद्धव ठाकरे तैयार हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए थे। यहाँ आपने बहुत ही बढ़िया वाला फॉर्मूला दिया 365 वाला, जिसमें 5 आपने बता दिया कि उन पर तो देखिए कोई लड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन 3 और 6 मतलब 9 सीटें हो गई ना। तो इन 9 सीटों की अगर बात की जाए तो ये 3-6 में क्या यहाँ पर भी कुछ सीटें किसी के गढ़ के तौर पर पिछले कुछ चुनाव में अपनी पहचान बना पाई हैं और इसी को लेकर दावेदारी, या नहीं मिक्स रिजल्ट रहे? मृत्युंजय, मैं आपको रोकूंगी। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के नए मंत्रिमंडल को लेकर एक जानकारी सामने आई है। एबीपी न्यूज पर आतिशी की नई टीम के नाम सामने आ गए हैं। दरअसल मुकेश अहलावत मंत्री पद की शपथ लेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। 21 सितंबर आप जानते हैं वो तारीख सामने आई थी जब
मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ लेंगी और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्री के तौर पर, क्योंकि 2 सीटों पर गुंजाइश बाकी है, तो ऐसे में और वो कौन 2 चेहरे हो सकते हैं जो शपथ लेंगे। इसमें अब मुकेश अहलावत का नाम सामने आ रहा है। मुकेश अहलावत मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से, दीपक 2 चेहरों के लिए गुंजाइश बताई जा रही थी ना मंत्री पद के लिए, अब एक मुकेश अहलावत का नाम सामने आ गया है, क्या कोई और नाम भी जो इस रेस में बना हुआ है? जी रोमाना, फिलहाल एक ही नया जो है चेहरा है उसको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, मुकेश अहलावत। ये कि एक ही बार अभी विधायक पद जीते हैं और मुकेश अहलावत इसलिए इम्पॉर्टेंट है रोमाना क्योंकि दलित चेहरे हैं और जिस तरीके से पुराने जो मंत्री थे राजकुमार आनंद, वो भी दलित चेहरा थे और एक SC/ST विभाग संभाल रहे थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सरकार के खिलाफ बातें उन्होंने कही थी, इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसे में उनकी जगह एक दलित चेहरे को ही मंत्रिमंडल में लाना था, इसलिए मुकेश अहलावत के नाम पर एक तरह से मोहर लग गई है। वो भी शपथ लेंगे आतिशी के साथ 21 तारीख को। लेकिन इसके अलावा तमाम पुराने मंत्री रिपीट किए गए, जैसे पहले भी ये कहा जा रहा था कि तमाम मंत्री तो रहेंगे ही, लेकिन 2 नए चेहरे हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने किसी और को न शामिल करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर सिर्फ एक ही उस चेहरे को शामिल किया गया जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि पूरी कैबिनेट में दलित चेहरा कोई नहीं था और दलित चेहरा इसलिए शामिल किया गया। इसके पीछे रणनीति क्या नजर आ रही है? बाकी जितने मंत्री सबको रिपीट किया जाएगा, सिर्फ एक मुकेश अहलावत जो कि दलित समुदाय से आते हैं उनकी एंट्री कराई गई है, जबकि गुंजाइश एक और की एंट्री की बनती है, फिर भी वो एंट्री नहीं करवा रहे हैं। इसकी रणनीति, इसके पीछे की क्या? और देखिए रोमाना, चेहरे कैबिनेट में वही शामिल किए जाते हैं जो हर समाज को एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करें। इमरान हुसैन मुस्लिम चेहरा हैं, गोपाल राय पूर्वांचली चेहरा है, पूर्वांचली वोट बैंक बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, उसका ध्यान रखते हुए वो वहाँ पर हैं। साउथ दिल्ली का जो पूरा एरिया है वो सौरभ भारद्वाज कवर करते हैं, इसलिए सौरभ भारद्वाज को वहाँ पर शामिल किया गया है। आतिशी मंत्री, अब मंत्री रही, अब वो मुख्यमंत्री होने जा रही हैं, वो भी है। साथ में एक दलित चेहरे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, दलित चेहरा नहीं था, जो थे वो इस्तीफा दे चुके थे। ऐसे में अब उनकी जगह एक दलित चेहरे को लाना था। हालांकि ये भी माना जा रहा था कि किसी सिख चेहरे को भी शामिल किया जा सकता है, उसमें अभी तक कैबिनेट में कोई चेहरा ऐसा पहले भी नहीं रहा है। पिछली 2 सरकारों के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं रखा है, लेकिन इस बार माना जा रहा था कि एक सिख चेहरा भी हो सकता है, उस पर चर्चा भी हुई है, लेकिन वो तय नहीं हो पाया। लेकिन सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने उसी पुरानी कैबिनेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आतिशी को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया है, लेकिन दलित चेहरे के तौर पर पहला नया नाम यही है मुकेश अहलावत का, जो कि एक ही बार अभी विधायक रहे हैं, उन पर पूरा भरोसा जताया गया है। सुल्तानपुर माजरा से आते हैं, वेस्ट दिल्ली के क्षेत्र से आते हैं, तो इसलिए उस पूरे इलाके को भी साथ देने की कोशिश होगी, क्योंकि वहां से भी कोई मंत्री अब तक नहीं था कैबिनेट में। तो मतलब एक तरीके से सियासी समीकरण साधने के लिए जो एक मंत्री का चेहरा जरूरी था उसको जोड़ लिया गया है, बाकी वही सब पुराने मंत्री, और कहीं ना कहीं वो जो गुंजाइश 2 की थी और सिर्फ एक ही को और ऐड ऑन किया गया है। तो इससे यह भी समझ में आता है कि पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा जोर इस समय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का, संगठन को मजबूती देने का, और इसी वजह से जितने कम में हो सके सरकार का काम चलाया जाए, ये भी कहीं ना कहीं संदेश सामने निकल कर आ रहा है। दीपक रावत जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो सड़कों पर रहेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसी दोबारा जो अपनी उनकी पुरानी राजनीति रही है कि लोगों के बीच में एक आंदोलन खड़ा करके सरकार तक पहुंचने का, उसी राजनीति को दोबारा धार देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की रहेगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं लोगों के बीच जाऊंगा। उन्हें पता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। 2 बार आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, इसमें भी बड़ा खेल है। और सबसे बड़ी बात यह कि जितने बड़े बड़े आरोप उन पर लगे हैं, बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, चाहे उनके बंगले को लेकर हो, चाहे कथित शराब नीति को लेकर हो, उसको भी साइडलाइन करना, एक नया नैरेटिव सेट करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी अरविंद केजरीवाल के सामने। और उसी चुनौतियों को पार पाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सोचा है इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने का। खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, खुद ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच जाएंगे, मंत्रिमंडल नया होगा, उसको इसलिए भी तैयार करना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल ये भी नहीं चाहते थे कि ये लगे कि बीच में सरकार छोड़कर भाग गए हैं। इसलिए उन्होंने आतिशी के चेहरे को आगे किया, एक महिला चेहरे को आगे
कर दिया है, मंत्रिमंडल काम करेगा। कैबिनेट में जो मामले रुके हुए हैं, खासतौर पर जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि 1000 रुपये हर महीना 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को दिलवाने वाला एक बड़ा फैसला होगा, जिस पर एक तरीके से जब बजट पेश किया गया था तब ये कहा गया था, ऐलान कर दिया गया था बजट में कि ये लाया जाएगा, लेकिन कोई कैबिनेट की बैठक उसके बाद हो नहीं पाई क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जेल चले गए। अब जब नई मुख्यमंत्री सामने हैं, वो शपथ ले लेंगी तो कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी। आपके पास इस समय मुकेश अहलावत हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, मुबारकबाद से शुरुआत आपको करूंगी मैं बातचीत की। बहुत मुबारक आपको, जो नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा उसमें मंत्री के तौर पर नया चेहरा आप ही का सामने आया है सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तैयार है इस जिम्मेदारी के लिए? बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हाँ, केजरीवाल जी को केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया है उसके लिए अब हम पूरी ताकत लगाएंगे, केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि वो एक सच्चे ईमानदार आदमी है और उनको भाजपा ने षड्यंत्र के तहत 6 महीने जेल में डाला। अब उनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ और अब बीजेपी को भी खुशी मनानी चाहिए कि भाई उनका जो चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दे तो दे दिया है, लेकिन हम दोबारा से मुख्यमंत्री केजरीवाल को ही बनाएंगे और केजरीवाल ही हमारे मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे भी। पर सर, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब ज्यादा समय तो मिलेगा नहीं काम करने का, मंत्रालय का जिम्मा तो मिल रहा है, पर फिर फौरन ही चुनाव में चले जाना होगा, तो ऐसे में तो लोग फिर जवाब मांगेंगे ना आपसे। जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चुनौती बढ़ जाती है। मैडम, हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम कितनी भी बड़ी चुनौती आएंगी उसको पूरी बखूबी से निभाएंगे और मैक्सिमम काम करके दिखाएंगे। जो केजरीवाल जी का आदेश होगा उसको पूरा करेंगे। लेकिन आपको ये जो जिम्मेदारी है वो खुद अरविंद केजरीवाल के बतौर सीएम नेतृत्व में नहीं मिली है, आतिशी के नेतृत्व में मिलने जा रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आतिशी जी का हाथ बढ़ाएंगे और क्या नाम है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा काम होगा वो काम करवाएंगे। बहुत शुक्रिया मुकेश अहलावत जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर दिया और इसके बाद देश की राजनीति गर्म है। अब बड़ी खबर यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं पाकिस्तान के बयान से कांग्रेस एक बार फिर एक्सपोज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस एक बार फिर एक्सपोज हुई है। कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडे दोनों एक हैं। राहुल गांधी लगातार भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, यह कहना है अमित शाह का। राहुल गांधी देश विरोधियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के बयान को लेकर कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, यह कहना है अमित शाह का। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया कि आर्टिकल अनुच्छेद जो 370 और साथ ही साथ 35A पर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की पाकिस्तान ने जो बात की है, उसी वजह से ये आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए गृहमंत्री अमित शाह की कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर चुनाव पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान ने 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात की थी। उसी को लेकर शाह का कांग्रेस पर यह प्रहार। इस बयान से फिर साफ कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक हैं, यह कहना है अमित शाह का। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके मैनिफेस्टो में बाकायदा अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा दावा किया गया है वापस लाने का, और उसी को लेकर अब यह सियासत गर्माती हुई क्योंकि पाकिस्तान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन वाली इस मांग का समर्थन किया है, जिसके बाद अब बीजेपी हमलावर निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी को सीधे तौर पर लेते हुए आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद है। नीरज, जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आया है, उसके बाद तो जाहिर सी बात है इस पर सियासत गरमानी ही थी और इस चुनावी माहौल में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है राहुल गांधी और कांग्रेस पर अटैक करने का। निश्चित रूप में पहले से भी भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती रही है
कि पाकिस्तान जो कहता है दरअसल वो कांग्रेस की उसमें सहमति होती है और कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलती है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लगाती रही है। जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के उन्होंने जो बयान दिया 370 और 25A को लेकर, और भारतीय जनता कांग्रेस और एनसी का जो मैनिफेस्टो देखो उसमें भी तो साफ है कि हमारी सरकार आएगी तो हम रिस्टोर करेंगे। तो ये सारी बात एक दूसरे को रिलेट करती है और भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका मिला है कि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर सके, और वही हो रहा है। बात देखिए आज सुबह से ही जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर का बयान सामने आया उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े लीडर्स एक के बाद एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमलावर हैं। और अब गृहमंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी 35A और 370 को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान के जो इरादे हैं और कांग्रेस का जानकारी के लिए। वहीं कश्मीर चुनाव को लेकर पाकिस्तान के बयान पर लगातार कांग्रेस को अब बीजेपी घेर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A कांग्रेस के घोषणा पत्र में भले ही ना हो, कांग्रेस के दिल में है और इसीलिए कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन है। देखिए अनुच्छेद 370 जिसको लेकर मुखर पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहकर कन्नी काटती हुई कि साहब ये हमारा मुद्दा नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में अगर ये है तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा, लेकिन अब बीजेपी इस गठबंधन पर ही वार कर रही है। शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ में है। सर, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हमारी ही बात कर रहा है, उम्मीद करते हैं उनकी सरकार बनेगी। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या कोई पाकिस्तानी हो, ये ख्वाब देखना बंद करे। उनके ख्वाब को भी हमने बड़े गड्ढे में दफना दिया है। धारा 370 और 35A चाहे वो पैरवी करें एनसी और कांग्रेस गठबंधन की, और ये कहना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कि अगर एनसी और कांग्रेस आ जाएगी तो 35A और धारा 370 वापस लौट जाएगी, तो वो कान खोलकर सुन लें कि धारा 370 और 35A को सदा के लिए दफना दिया गया है। वो कभी कब्र से लौट के नहीं आ सकते। आइए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के नेता हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, मैं पहले आप ही के पास आ रही हूँ, और एक कहावत है सर, बड़ी मशहूर कहावत, कि बिल्ली को ख्वाब में भी छींचड़े ही नजर आते हैं। वही हाल पाकिस्तान का हो गया है अनुच्छेद 370 को लेकर। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि जैसे जैसे मोदी सरकार बेनकाब हो रही है उसकी घबराहट साहब जाहिर हो रही है। अगर हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है तो मजलूमों के लिए दिया है। वो कह रहे हैं हम तो मुसलसल, पाकिस्तान तो मुसलसल ये कह रहा है, और साथ में राहुल गांधी भी कश्मीरियों के लिए बोलते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अगर मजलूम के साथ खड़ा होना बुराई है तो हाँ, मजलूम के साथ खड़े हैं। फिर ये बुराई हमें मंजूर है कि हम मजलूम का साथ देंगे, हम कश्मीरियों का साथ देंगे। नैतिक सुन लीजिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपके टूटते क्यों नहीं? मैंने तो पहले ही कहा कि बिल्ली को ख्वाब में भी छींचड़े नजर आते हैं, वही आपकी हालत है। चुनाव हुआ है कल जम्मू कश्मीर में, पता है आपको वोटिंग कितने परसेंटेज हुई है? लोकतंत्र कितना मजबूत है हमारे यहाँ, जानते हैं आप? एक लम्हा मुझे दीजिए, फिर आप बोलती रहिएगा। मैं ये कहूंगा मजलूम वो लोग हैं जिनको गड़े में दफन करते हैं 100-100, 200 लोगों को, फैमिलीज को। और दूसरी बात यह है, अगर इलेक्शन कराना ही था तो आजाद इलेक्शन होते, वहां से आर्मी को हटाते, रेंजर्स को हटाते और कश्मीरियों को हक के रायदही देते, ना कि वहां आबादकारी करते। आप हिंदुस्तान से ला करके लाखों करोड़ों वोट आपने बनवाए। वहां क्यों बनवाए? कि आपने दिखाना यह है कि कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ है। कश्मीरी कभी हिंदुस्तान के साथ इलाज नहीं चाहते। वो हमेशा यही नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं ये कहता हूं कि आप कश्मीरियों को आजाद करके देखिए। आप जितने मर्जी नारे मत लगाइए, आप दहशतगर्दी वहां से बंद कीजिए, वहां से अपनी दहशतगर्दी जो आपने उनको बंदी बनाया वो बंद कीजिए। इससे ज्यादा मैं आपको सुन नहीं सकती हूँ सर, क्योंकि जब आप यहाँ पर कब्रों की बात करते हैं सर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है बलूचिस्तान का आपके दिमाग में ख्याल आ रहा हो? क्योंकि बलूचिस्तान में इसी तरीके से आप लोग जो है वो कब्रों में गाड़ देते हैं ना सर, वहां पर आंदोलनकारियों को, जिसको लेकर बलूचिस्तान में लोग जो है वो सड़क पर उतरकर आप लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। जितना प्यार करने वाले सर, दिक्कत ये है कि वो बिल्ली के ख्वाब में भी छींचड़े, बिल्ली के ख्वाब में भी छींचड़े। इरशाद अहमद साहब, अब जरा रुकिए, नजर आ रहे हैं आपकी सरकार को।
ये खिचड़े खाने हमारे सरकार साथ ने, प्रदीप खिचड़े- भंडारी जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये पाकिस्तान तो वो कहते हैं ना कि साहब सुधरने वाला नहीं है, कितनी भी आप कोशिश कर लो, लेकिन गजब यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि भारत में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान, पीएमएलएन और वहां के मंत्री जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सर, मजलूम का साथ दे रहा है। रुमाना जी, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकस्तान है और उसकी हालत इसीलिए खराब हो चुकी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर में भारत ने इसको एक फिसड्डी मुल्क की तरीके से रख दिया है। इनको बलूचिस्तान की चिंता करनी चाहिए और कुछ ही समय में पीओके जो है वो भी भारत के अंदर आ जाएगा, तो ये इस पे घबराए नहीं। पर दुख की बात और पीड़ा की बात ये है रुमाना जी कि हमारे देश की एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी के जो स्वर है वो पाकिस्तान के से मिलते हैं। आपके जो पैनल है पाकिस्तानी, वो भी आके राहुल गांधी की तरफदारी कर रहे हैं और आर्टिकल 370 पे जो पाकिस्तान का स्टैंड है वही राहुल गांधी का स्टैंड है, वही एनसी का स्टैंड है। और रुमाना जी, आप याद करिए, जब आर्टिकल 370 था उसकी आड़ के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, आतंक फैलाया जाता था, तो पाकिस्तान क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस प्रॉक्सी इस्तेमाल करके ऐसा वापस से करना चाहता है। दूसरी बड़ी बात है रुमाना जी, एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है पर मल्टीपल बार जब दोनों के स्वर मिलते हैं तो सवाल पूछा जाता है कि क्या इनके बीच में कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। यह पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद, ये हमारे देश के अंदर घोषित आतंकवादी है। इसने 2016 के कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया था। तो हमें दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को बैक करने के लिए जब देश में सपोर्ट नहीं मिलता तो ये पाकिस्तानियों का सपोर्ट ले रहे हैं। और इनको कहिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हिस्टोरिक वोटिंग हुई है, तो ये जो पाकिस्तान के व्यक्ति आए हुए हैं इनको मैं कहना चाहता हूं, आप भीख का कटोरा लीजिए, अपने देश के अंदर अपनी इकोनॉमी को संभालिए। हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था में टॉप पे बढ़ता जा रहा है, आपके ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे। आप हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर लीजिए, टैसिट कुछ नहीं होने वाला उससे। बिल्ली को ख्वाब में भी छींचड़े नजर आते हैं ना, इनका वही हाल है। और सर जरा सा इस बात का लिहाज रखिए कि एक मासूम इंसान को मारने वाला भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ये चूहे हैं जो दुबक जाते हैं बिल में और इनको पता है कि कैसे हिंदुस्तान जो है वो घर में घुसकर मारता है। याद है ना इरशाद साहब? अच्छा सुनिए, तो अभी वो आतंकवादी की तस्वीर जब प्रदीप भंडारी दिखा रहे थे तो बड़ा आपका खून खौल गया सर। जानते हैं ना, एक मासूम इंसान को मारना मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना, और ये वही गुनहगार है। प्रदीप भंडारी, दिखाइए जरा दोबारा उस आतंकवादी की तस्वीर जो आपके हाथ में। आप कर रहे हैं, इंसानों को आप कत्ल करा रहे हैं, इंसानों को आप मरवा रहे हैं। देखिए ये एक अजीम शख्सियत है, ये आतंकवादी है सर, जिसे दुनिया आतंकवादी कहती है। और बहुत अच्छा है कि आप इसको यहाँ नेशनल टेलीविजन पर बैठकर अजीम शख्सियत बता रहे हैं। आपकी पोल खुल रही है सर, आपकी पोल खुल रही है। जिन्होंने आपकी नींदें उड़ाई हुई है, आपके दहशतगर्दों को ये मरवाते हैं, मारते हैं। ये हाफिज सईद हम तो सर घर में घुसकर मारते हैं, समझ लीजिए। हमने तो औकात दिखा दी है सर पाकिस्तान को। पाकिस्तान अब हिम्मत नहीं कर पाता है सर। हमने तो दिखा दिया कि हम गोली और बोली साथ साथ चलाएंगे नहीं। बहुत कोशिश में थे ना आप किसी तरीके से चर्चा के लिए आ जाए। हिंदुस्तान के नेता बड़े न्योते आप लोग भेज रहे थे सर, बड़ा लाल कालीन आप लोग हमारे लिए बिछा रहे थे। हम नहीं देते सर भाव, ऐसे दोगले लोगों को सर हम भाव नहीं देते, और खासतौर से ऐसे चूहों को हम भाव नहीं देते सर, जो बस तुम दबाकर भागना ही जानते हैं। एक सेकंड प्रदीप के पास चलते हैं। आइए प्रदीप जी। रुमाना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इनकी बौखलाहट समझ सकता हूं क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जब हिंदुस्तान ने करी थी तो दुनिया भर में ये घूमे थे भीख का कटोरा लेके और दुनिया को कन्विंस करने के लिए, कोई दुनिया में इनकी नहीं सुना। तो जब हमने बालाकोट किया तब भी इनकी हालत खराब हो गई। तो इनकी हालत खराब है, इकोनॉमिकली इनकी हालत खराब है। आतंकवाद की सरगना पाकिस्तान आज दुनिया में कोई इसकी बात नहीं मान रहा है। वापस से कहूंगा, इनको जो करना है कर ले। एक और सर्जिकल स्ट्राइक भी करनी पड़ी तो एक और सर्जिकल स्ट्राइक भी करी जाएगी। ये पाकिस्तान को मुंह की खिलाई थी, आगे भी मुंह की खिलाएंगे, ये समझ ले पाकिस्तानी। आपकी चरपाई उल्टी हो गई है, सिर्फ चरपाई उल्टी हो गई है। अपनी जबान थोड़ी सी कंट्रोल में रखिए। इरशाद साहब सुन तो लीजिए, इरशाद साहब सुन तो लीजिए। एक सेकंड प्रदीप जी, एक सेकंड। इरशाद साहब सुन तो लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे मुझे आज जिस तरीके से आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। वैसे भूलिएगा मत, यही कांग्रेस सरकार थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। याद है ना आपको? याद है ना वो 2 टुकड़े किसने किए थे 1971 में? यही कांग्रेस सरकार थी सर। और आज भले ही आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पीछे छुपने की कोशिश करें सर, लेकिन मैं इतना भी बता दूं आपको कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस, सब पाकिस्तान को सलाह दे रहे हैं कि अपनी औकात में रहो, पाकिस्तान के हो, पाकिस्तान के मामले में दखल दो, हिंदुस्तान के मामले में दखल मत दो। ये सर बौखला गए क्या आप लोग? जिस तरीके से लोकतंत्र मजबूत होता हुआ, वोटिंग परसेंटेज जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई नजर आई है,
उसी के पीछे बौखलाहट है क्या? आपको आपकी औकात याद दिलाता हूँ। देखिए, अभी आपने माना कि पाकिस्तान को 2 लाख आपने किया, तो आज वो बंगाली जब कहना शुरू हुए हैं, आपकी दगाबाजी उनको मालूम हुई, जब आपके खिलाफ बोलना शुरू हुए, तो आपको शोर होगा मिट गया आपके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे चैनल पे, कि उन्होंने कायदे आजम की बरसी मनाई, कायदे आजम का सेलिब्रेट किया, उनके तराने बजे पाकिस्तान के। तो आपकी बौखलाहट नजर आ रही है। बौखलाहट को कभी आप आबी दहशतगर्दी कर रहे हैं, कभी आप ख्वाजा आसिफ का बयान दे रहे हैं। सर, मैं समझ रही हूँ सर, आपको कितनी तकलीफ हुई होगी इस वक्त। वो कहते हैं ना, जख्म पर नमक छिड़कना। मतलब मैंने याद दिला दिया आपको कैसे 2 टुकड़े पाकिस्तान के 1971 में हुए थे और हिंदुस्तान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। यही राहुल गांधी जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं सर, इन्हीं की दादी उस समय प्रधानमंत्री थी यहाँ पर सर, इंदिरा गांधी। तो याद आ गया होगा आपको। तो जख्म पर वो जब नमक छिड़का जाता है सर, तो उसका दर्द क्या होता है वो आपके हाव भाव से मैं समझ पा रही हूँ। कोई बात नहीं सर, जरा सा प्रदीप भंडारी को लेकर आते हैं, उनको सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। प्रदीप भंडारी को सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। आइए रोमाना जी, मैं ये पाकिस्तानियों की बौखलाहट समझ सकता हूं। अननोन मैन से ऑलरेडी ये घबराए हुए हैं, इनके सब वहां पे घर में बिल में बैठे हुए हैं। क्या पता कौन सा अननोन मैन जो है इनके किसी एक आतंकवादी पे हमला कर दे, जिसको ये सर पे बैठा के फिरते, तो समझ में आ सकता है। मैं समझ सकता हूँ बौखलाहट क्यों है, क्योंकि बलूचिस्तान इनके हाथ से जाने वाला है। आपके दहशतगर्दों को लगाम डाल दी गई, पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान आर्मी के जो मारे जा चुके, ऑलरेडी वो मारे जा चुके। मैं समझ सकता हूँ रोमाना जी। अरे भैया आराम से, पाकिस्तान नहीं है, तुम हिंदुस्तानी चैनल में डिबेट कर रहे हो, शांत रहो। पाकिस्तानी चैनल में जाके ऐसी बातें करना, शांत रहो। हिंदुस्तानी चैनल के अंदर तुम डिबेट कर रहे हो, शांत रहो। तीसरी, मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान वीक का कटोरा है, इनके पास इनके पास खाने को खाना नहीं है और पैसे नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ लोन के ऊपर आधारित है। आज IMF और वर्ल्ड बैंक का लोन हटा दे तो ये पूरी की पूरा जो मुल्क है ये डेट में पड़ जाएगा। तो ये चीन के पैसे पे पलने वाला पाकिस्तान और लोन पे पाकिस्तान और सिर्फ आतंक को आगे फैला रहा है। ये घबराए इसीलिए हुआ है कि जम्मू कश्मीर और देश के किसी भी कोने में इसके आतंक की फैक्ट्री नहीं चल रही है। तो ये घबराए। आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा किस तरीके से बलूचिस्तान भी इनके हाथ से जाएगा और कुछ ही समय के अंदर ये बौखला जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में तो देखिए इरशाद साहब, आप लोगों की आतंक की दुकान का शटर डाउन। कल जिस तरीके से जनता ने निकलकर पहले चरण में वोट डाला है ना सर, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव, उसके पहले चरण का मतदान 60% से ज्यादा। तो पाकिस्तान की आतंक की दुकान का जम्मू कश्मीर में शटर डाउन। इरशाद साहब, आपकी बौखलाहट अभी मैं देख ये रहा हूं, आपकी बेबसी पे मैं हंसूं या रोऊं। अब ये देखिए, अभी ये बात कर रहे थे कि हम IMF से कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। आपने कभी, इनको मैं ये दूंगा मशवरा कि आप ये देखिएगा IMF की लिस्ट पे लोन के नंबर पे हम कितने नंबर पे और आप कितने नंबर पे। आप कितने तबाहशुदा मुल्क है। नो डाउट कि आपका मुल्क बहुत बड़ा है, आपकी आबादी बहुत बड़ी है, आपका लीडर आपको किस तरफ लेकर के जा रहा है, आपकी कौम को, आपके मुल्क को गटर में गिराया जा रहा है। आपको महसूस उस वक्त होगा जब बिल्कुल तबाह हो चुके होंगे, जब आपके टुकड़े हो रहे होंगे, खालिस्तान अलहदा हो रहा होगा, बहुत सारी और कौमें अपनी अपनी आजादी हासिल कर रहे होंगे। अगर यही हुकूमत रही, हिम्मत भी मत सोचना करने की, जालसाजी के साथ आप लोगों ने दोबारा से इस हुकूमत को बनाया, जालसाजी से बनी है। अगर कांग्रेस के साथ धांधली ना होती, आज राहुल गांधी वजीर आज़म हिंदुस्तान होता। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का चाय पी कर आए ना, ये कुछ और लग नहीं रहा है। नॉर्मली चाय कॉफी जो इंसान सुबह उठकर पीता है वो लेकर आ रहे हैं। मतलब जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं सर, बिना सिर पैर वाली बातें उस मुल्क के बारे में सर, जिसके सामने पूरी दुनिया सलामी ठोकती हुई नजर आ रही है, जिसके सामने बड़े बड़े सुपर पावर्स दुनिया के सर, वो जिसके साथ दोस्ती बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए आपके ये मंसूबे सर यूं ही फ्लॉप होंगे। प्रदीप भंडारी। रोमाना जी, मैं इनकी बौखलाहट समझ सकता हूं। हिंदुस्तान ने अभी कुछ ही समय पहले इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर भी अमेंडमेंट की बात करी है। तो ये बौखलाए हुए लोग हैं और ये ज्यादा करेंगे। इनको समझाइए, ऑलरेडी इनके 2 टुकड़े हो चुके हैं, आने वाले समय में और ऐसा ज्यादा करेंगे और इनके टुकड़े हो जाएंगे। तो ये अपने देश को दोबारा हमारे साथ मिल रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट जिसकी वजह से ये बयान लेकर किसी मौके की तलाश में पाकिस्तान, लेकिन पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है।